सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। तो जिनका कल पेपर है योगा फॉर ऑल, जिसका कोड है Q10005। सॉरी, ये कोड गलत हो गया है। मैं कोड ये सही बता देता हूँ आपको। कोड इसका ये नहीं है, कोड इसका है आपका Q10032। तो कोड होगा इसका ये। और ये BA, BCom, BSc या फिर BBA थर्ड सेमेस्टर जिन बच्चों ने माइनर का ये सब्जेक्ट का चयन किया है उनके लिए आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो है यूनिट नंबर 3 और 4 और 5 का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी बच्चे CCS यूनिवर्सिटी से BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हो तो उनके लिए कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी यूनिवर्सिटी ने लागू किए हैं। तो उनमें से एक सब्जेक्ट ये भी है आपका माइनर। तो माइनर जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसका ही आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इसमें जो है हमने अभी तक जो है 2 यूनिट कवर कर चुके हैं और ये तीसरी यूनिट है। तो जो योग है, आप योग के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। तो योग के जो होते हैं इसमें लिखा हुआ कि योग के जो है 8 अंग होते हैं। 8 समूह के अंग से मिलके जो एक योग बनता है, तो उसको हम बोलते हैं अष्टांग योग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अष्टांग योग के बारे में पूछ सकता है कि अष्टांग योग क्या होता है और उसमें कौन कौन से योग शामिल होते हैं। तो योग के 8 समूह का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं अष्टांग। इसे राजयोग भी कहा जाता है और इसे महर्षि पतंजलि ने इस अष्टांग योग की खोज की थी। अष्टांग योग के 8 जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं आपके, इसमें से आपका यम, उसके बाद दूसरा है इसका नियम, तीसरा है इसमें आसन, चौथा है इसमें प्राणायाम, फिर पांचवा है इसमें प्रत्याहार, और छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो ये जो 8 योग के जो 8 अंग हैं इनके बारे में किसी एक के बारे में पूछ सकता है। और आपसे जो है कि भाई 2 या 3 नंबर का या 7.5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के, तो उन 3-3 नंबर में से किसी एक के बारे में पूछ सकता है। और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये योग के जो 8 अंग हैं जिनको अष्टांग योग बोलते हैं उन्हीं का आपको जो क्या करना है व्याख्या करनी होगी। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अष्टांग योग के इन 8 अंगों का पालन करने से चित्त के ज्ञान रूपी प्रवाह को स्थिर किया जा सकता है और ज्ञान रूपी प्रवाह की ओर ले जाया जा सकता है। यानी कि जब अगर हम इन 8 के 8 अंगों का पालन करते हैं तो जो हमारा जो ध्यान है एक तो वो एकाग्र होगा, और जो हम अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी चीज़ से तो उसकी जो प्रवाह है वो एक पॉजिटिव लहर की तरफ हो जाएगी और आपके जीवन में क्या आएगी, सुख और शांति आएगी। तो अष्टांग योग के बारे में आप जान लीजिए। इसके बारे में बता दूं कि जो सोच है, सोच का मतलब है शरीर और मन की सुचिता। संतोष का मतलब है कि जीवन में जो कुछ मिला है उसी से आप संतुष्ट रहना। प्राणायाम का मतलब है कि जो आप सांस ले रहे हो उस पर आपका नियंत्रण हो और उस नियंत्रण से जो है आपका मन क्या होगा, प्रभावित हो सकता है। और उसके बाद जो है इसमें ध्यान है। ध्यान का मतलब है कि किसी एक वस्तु पर मन को स्थिर रखना। तो योग के 8 अंगों की व्याख्या में जो है ये जो है पतंजलि में योग सूत्र में योग के 8 अंगों का उल्लेख है, जिसमें प्रत्येक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक के बारे में जो है अब अभ्यास करेंगे और उनके बारे में और जान सकते हैं। योग के 8 अंगों से जो हमारा प्राय मैंने बता दिया है ऊपर के, और योग के जो 8 अंग कौन से हैं और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। पतंजलि ने योग सूत्र के अनुसार मुक्ति की ओर ले जाने वाला एक 8 भागीय मार्ग है जिसे अष्टांग योग प्रणाली या योग के 8 अंग, अष्ट शब्द का अर्थ है 8 और अंग का अर्थ है अंग के रूप में जाना जाता है। लेकिन योग के माध्यम से इस मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह योग पैंट की एक महंगी जोड़ी की कीमत पर आता है क्या? तो इसके बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट था उसका जो पहला अंग है वो है यम। यम का क्या मतलब है? यम का मतलब है संयम, नैतिक अनुशासन
और नैतिक प्रतिज्ञा। यह पहला अंग यम, व्रतों, अनुशासनों या अभ्यासों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से हमारे आसपास की दुनिया और उनके साथ हमारी बातचीत से संबंधित है, जबकि योग का अभ्यास वास्तव में शारीरिक शक्ति और लचीलापन बढ़ा सकता है और मन को शांत करने में सहायता कर सकता है। लेकिन अगर हम अभी भी दिन प्रतिदिन के जीवन में कठोर और कमज़ोर और तनावग्रस्त हैं तो उसका क्या मतलब है? यम के जो 5 जो मतलब बतलाए गए हैं वो हैं आपके अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी कि ऊर्जा का सही उपयोग, और आपका है अपरिग्रह यानी कि लालच न करना या संग्रह न करना। तो जो भी आप योग के बारे में करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको योग सिखलाता है। योग जीवन के हर पहलू को बदलने और लाभ पहुंचाने का एक अभ्यास है, न केवल रबर मैट पर बिछाए 30 मिनट। यदि हम दयालु, सत्यनिष्ठ होना और अपनी ऊर्जा को सार्थक उपयोग करना सीख लें तो हम अपने अभ्यास से न केवल स्वयं को लाभान्वित कर सकते हैं बल्कि हमारे आसपास की हर चीज़ और हर व्यक्ति को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको इतना ही कर लेना था यार। जो पहला अंग था यम के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बात करनी कि जब यम की बात आती है तो उसका क्या मतलब है, इसके कौन कौन से अंग हैं और ये जो है आपके जीवन में आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका दूसरा अंग इसका नियम। नियम का मतलब है सकारात्मक कर्तव्य या पालन, किसी भी नियम का पालन करना। योग के 8 अंगों में दूसरा अंग जो है वो नियम है। आमतौर पर आंतरिक कर्तव्यों का संदर्भित करता है। उपसर्ग नी एक संस्कृत क्रिया है जिसका अर्थ है अंदर की ओर या भीतर। तो 5 नियम हैं इसके भी। इसमें ये पहला आपका सोच यानी कि स्वच्छता, दूसरा संतोष है कि आपको जो मिला है आप उसमें खुश रहें, तीसरा है तपस यानी कि एक तपस्वी की तरह अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखना, अपनी इच्छा पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, और स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन या आत्मचिंतन से सीखना, और लास्ट है इसमें ईश्वर प्राणिदह यानी कि उच्च शक्ति को के प्रति समर्पित, यानी कि जो आप के जो ईश्वर हैं उनके प्रति आप समर्पित हों। नियमों का अभ्यास पारंपरिक रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो यौगिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनका उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है। दिलचस्प बात यह है कि नियमों कोषों से कट्टरता से जुड़े हैं। हमारे आवरण या परतें जो भौतिक शरीर के भीतर के सार तक ले जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम नियम के साथ कोई काम करते हैं तो सोच से ईश्वरीय प्राणधीन धान तक, तो हम सब स्थूल पहलुओं के भीतर सत्य की ओर दिशा निर्देशित होते हैं। तीसरा जो अंग था वो है आसन, मुद्रा, यानी कि जब आप कोई भी किसी भी तरह का योग कर रहे हो तो आपका जो शरीर का जो पोजीशन है, किस तरह से बैठ के आप उस पर्टिकुलर योग के आसन को आप कर रहे हो, तो उसकी जितने भी मुद्राएं हैं, शरीर के जितने भी आपके जो हैं पोस्चर हैं, इसके अंदर वो सारे आते हैं। यानी कि योग का शारीरिक पहलू स्वतंत्रता के मार्ग पर तीसरा कदम है। और अगर हम ईमानदारी से कहें तो यहाँ आसन शब्द का मतलब हाथों के बल खड़े होने या सौंदर्य की दृष्टि से प्रभावशाली बैक बैंड करने की क्षमता से नहीं, बल्कि इसका मतलब सीट, खास तौर पर सीट जिस पर आप ध्यान करने के लिए अपने अभ्यास को करने के लिए बैठे हैं। पतंजलि इस आसन के लिए एकमात्र संरेखण निर्देश देता है, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि मुद्रा स्थिर और आरामदायक होनी चाहिए। जबकि हठ योग प्रदीपकी जैसे पारंपरिक ग्रंथों में पद्मासन यानी कमल मुद्रा, वीरासन यानी कि नायक मुद्रा जैसे कई आसनों को ध्यान के लिए उपयुक्त बताया गया है। यह पाठ हमें बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण आसन वास्तव में स्थारा सुखासन है, जिसका अर्थ है एक ऐसा आसन जिसे अभ्यासी आराम से बिना हिला डुले कर सके।
तो इसके बारे में जो है आपका जो आसन है, आसन जो है हमारा इस तरह से होना चाहिए कि उसमें जो है आपके शरीर का कोई भी अंग खिंचा हुआ ना हो और आप जो है स्थिर होके आराम पूर्वक आप जो है काफ़ी देर तक उसमें बैठे रहें, तो उसको ही आसन माना जाता है, आसन मुद्रा। उसके बाद है प्राणायाम, यानी कि सांस लेने की जो तकनीक है। तो प्राण शब्द का अर्थ है ऊर्जा या जीवन स्रोत, और जीवन का जो स्रोत है, जीवन जो हमें मिलता है वो सांस से मिलता है। अगर हम सांस लेते हैं तो हम जीवन में जिंदा रहते हैं। तो यह अक्सर उस सार का वर्णन करता है जो हमें जीवित रखता है, साथ ही हमारे आसपास के ब्रह्मांड में ऊर्जा भी है। प्राण अक्सर सांस का भी वर्णन करता है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं उसके साथ काम करके हम मन को बहुत वास्तविक तरीके से प्रभावित करते हैं। प्राणायाम के बारे में शायद सबसे आकर्षक बातों में से यह एक तथ्य है कि इसका अर्थ दो बिल्कुल अलग चीज़ हो सकती हैं, जो हमें मुक्ति के मार्ग पर दो बिल्कुल अलग दिशाओं में ले जाती हैं। प्राणायाम की तरह हम जो है इसका जो प्राणायाम पर हमें सांस और सांस पर अपना नियंत्रण हो, और उसको जो है प्राणायाम का जो अर्थ है वो है श्वास की स्वतंत्रता। और भी इसके बारे में आप जो है प्राणायाम में जो है विभिन्न सांस तकनीकों के साथ साथ शारीरिक क्रिया मन की असंख्य तरीकों से बदल देता है। जैसे इसमें जो भादन यानी कि चंद्रमा को भेदने वाली सांस, जैसे शांतिदायक प्रथाओं या कपालभाति यानी चमकती खोपड़ी को साफ करने वाली सांस जैसी अधिक उत्तेजक तकनीकों को चुन सकते हैं। तो सांस लेने के लिए भी अलग अलग टेक्निक इसमें बताई गई हैं, किस किस तरीके से आप सांस ले सकते हैं। उसके बाद इसमें जो पांचवा जो अंग है उसका वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है वापस लेना, यानी कि अंदर खींचना या वापस खींचना। दूसरा भाग आहार वह सब कुछ है जिसे हम खुद से अंदर लेते हैं, जैसे कि विभिन्न स्वदेशी ध्वनियों या गंध जो हमारी इंद्रियां लगातार ग्रहण करती हैं। औपचारिक ध्यान अभ्यास के लिए बैठते समय जब हम सोचते हैं कि कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो यह पहली चीज़ होने की संभावना है कि हम अंदर खींचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंदर की ओर खींचने के अभ्यास से हमें जिस तरह सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल हो सकता है, इसलिए यह अंग सीधे प्राणायाम के अभ्यास से संबंधित है। तो इसका जो मतलब है वो यह है कि प्रत्याहार का मतलब है कि सांस को अंदर खींचना। तो प्राणायाम में आप सांस को अपना जो है केंद्रित कर रहे हैं और इसमें उसका अपोजिट आप चीज़ें सीख रहे हैं। इसके बाद जो छठा अंग है वह है धारणा। धारणा का मतलब है एकाग्रता, यानी कि धारणा का अर्थ एकाग्र या एकाग्रता से है। और इस धारणा जो धारणा शब्द बना है आपका, उसका मतलब है रखना। धा का मतलब है रखना और अना का अर्थ है अन्य या कुछ और। तो दोनों से मिलकर बनता है कि एकाग्रता रखना या कहीं अपने आप को एक बिंदु पर केंद्रित करना, अपने ध्यान को किसी एक चीज़ के ऊपर या किसी एक वस्तु के ऊपर अपने आप को ध्यान एकाग्र करना। तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि इंद्रियों को जब हम सांस ले रहे हैं, खींच रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, तो उसमें से किस तरह से आप जो है अपने आप को रख सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है इसका, जो लास्ट अंग है वो है ध्यान। ध्यान में भी सेम यही है कि सातवां ध्यानपूर्ण आवेश। जब हम अपने अंदर जो है ध्यान केंद्र करने में पूरे लीन हो जाते हैं, तो यह तब होता है जब हम वास्तव में ध्यान कर रहे होते हैं। कक्षा में हम जो भी चीज़ सीख सकते हैं वे केवल शांत करके, ध्यान केंद्रित करके और एकाग्रता की मदद से सीख सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी तरीके से। तो ध्यान का वास्तविक अभ्यास निश्चित रूप से कुछ नहीं है जिसे हम सक्रिय रूप से कर सके, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे सहज रूप से क्रिया का वर्णन करता है जो बाकी सब चीज़ों के परिणाम स्वरूप होती है। अनिवार्य रूप से यदि आप वास्तव में ध्यान कर रहे हैं तो आपके मन में यह विचार नहीं आएगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। इसके बाद है समाधि। समाधि का मतलब है परमानंद या आत्मज्ञान या आनंद। हम में से बहुत से लोग समाधि शब्द का अर्थ आनंद या ज्ञानोदय के रूप में जानते हैं, और यह पतंजलि के योग सूत्र की यात्रा का अंतिम चरण है, जब हमारी बाहरी दुनिया और अपनी आंतरिक दुनिया के साथ
संबंधों को फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं तो हम आनंद की अंतिम अवस्था पर पहुँच जाते हैं। हालांकि जब हम समाधि शब्द पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्ञान का बोध, ज्ञान या फिर बोध का अर्थ खुली खुशी और परमानंद की स्थिति में बदल जाने से है। तो इस तरह से इन सभी जो योग के 8 अंग हैं इनको आपको तैयार करना है। ये इम्पोर्टेंट है। अष्टांग योग के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 आपकी आती है उसमें सारे के सारे योगासन के बारे में आपको बताया गया। तो जब आप योग करते हैं तो उसमें जो आप आसन लेते हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा आसन किस बीमारी के लिए या फिर किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं और किस आसन से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आसन जो एक शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है आसन। आसन यानी कि स्थान। आसन वे शारीरिक स्थितियां हैं जिन्हें हम हठ योग अभ्यास के दौरान अपनाते हैं। प्रत्येक मुद्रा का अपना संस्कृत और अंग्रेजी नाम होता है। लगभग सभी संस्कृत मुद्राओं के नाम आसन से समाप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं क्लासिक में जो है आपका कमल मुद्रा का नाम जो है पद्मासन है और आम वृक्ष मुद्रा का नाम है वृक्षासन। तो इनके जो नाम बने हैं सभी में आसन पीछे लगेगा जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं और सभी के अंग्रेजी नाम भी हैं और हिंदी और आपके संस्कृत नाम भी हैं। तो कई प्रकार के अलग प्रकार के आसन भी हैं जिन्हें संरेख मांसपेशियों की सगाई के समान मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं। इनमें सरल मोड़, बैंड से लेकर उन्नत संतुलन आसन तक सब कुछ शामिल है। व्यक्तिगत आसन में कई भिन्नताएं हो सकती हैं और प्रत्येक भिन्नता के अपने लाभ, उद्देश्य और चुनौतियां हैं। तो उसको करने में क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, उसको करने का क्या उद्देश्य है और उसको करने से आपको क्या फ़ायदा है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और आसन की जो एक स्थिति है वो स्थिति जो है स्थिर रूप में किया जा सकता है जिसे कई सांसों तक रखा जा सकता है। और यह एक ऐसा आसन हो सकता है जो गतिशील प्रवाह आंदोलन के हिस्सा है, जो एक सांस लेने या छोड़ने का काम कम समय तक रहता है। इसे धारण करने की जो अवधि है ये तो सब जो है अष्टांग योग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। और अब आसन का मतलब बैठना, और ये इसके आसन के बारे में ही मैंने दूसरा एक निकाला था। तो आसन का मतलब भी आपका यही है कि योग के जो 8 अंग है सिर्फ उनका मतलब ही आसन नहीं है, आसन इससे कहीं ज़्यादा है। आसन जो है उसमें जो है ज़्यादातर लोग जो हैं योग के बारे में सोचते हैं, जो सोचते समय आसनों के बारे में सोचते हैं। तो जो है ये महत्वपूर्ण है आसन भी आपके, और इनमें जो हैं आसन के प्रति जागरूकता आपको जो है इनके प्रति आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से आसन से जो आपके शरीर पर है वो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मांसपेशियों में मजबूत और खिंचाव देते हैं, लंबाई और स्थिरता बनाते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं आपके, और जागरूकता आपके शरीर में एक जागृति लाते हैं। उसके बाद इसमें हम और जो है देखते हैं चीज़ आसन और मन की चेतना के लिए, इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे उदाहरण भी इसमें दे रखा है। आत्मज्ञान योगासन करने के कुछ नियम हैं, तो ये आपको कर लेने तैयार। योगासन करने के जो नियम हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, पहले मैं बता चुका हूँ ये कि योगासन आप करने के लिए, तो योगासन करने के लिए एक शांत और स्वच्छ जगह चुनें। योगासन करने के लिए आरामदायक कपड़े पहनें। योगासन करने से पहले मन को साफ करें। योगासन करने के लिए योग मैट या कंबल का इस्तेमाल करें। योगासन करने के लिए अपने सामर्थ्य के मुताबिक अभ्यास करें। योगासन करने के दौरान ज़्यादा जोर न लगाएं। योगासन करने के दौरान श्वास का नियम बनाए रखें, और योगासन करने के बाद कठोर काम न करें। तो ये कुछ पॉइंट हैं इसके योगासन करते समय के जो अपने आप को ध्यान रखने हैं। योगासन के दौरान किसी अंग को ज़्यादा दर्द हो तो किसी योग चिकित्सक से सलाह लें। योगासन करने के लिए सही क्रम का पालन करें। योगासन करने के लिए योग चटाई, कंबल का इस्तेमाल, ये सब आप जानते हैं कि आप जब योग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। योग करने से पहले अपनी बॉडी को आराम करना ज़रूरी है, यानी कि हल्के हल्के से आप पहले हल्का हल्का सा अपनी बॉडी में व्यायाम करें
ताकि आपका शरीर, आपकी मांसपेशियाँ, आपका जो रक्त का प्रवाह है वो सभी संतुलित हो सके। उसके बाद ही आपको योग करना बैठना चाहिए। जैसे गर्दन को घुमाना है इसमें, तो पूछ सकता है, वो क्वेश्चन बना सकता है कि योग से पहले या योग प्रारंभ करने से पहले अपनी बॉडी का जो वार्म अप है आप किस प्रकार कर सकते हैं। जो गर्दन को घुमाना है, उंगलियों को हिलाना है, इंटरलॉक सिर के ऊपर उठाना है, घुटनों को मोड़ना है। जैसे कि आपने किसी जो है कोई भी खिलाड़ी होगा तो वो जब खेलता है तो उससे पहले तो थोड़ा सा वार्म अप करता है, वो उसका अभ्यास सा करता है, तो उसके बाद वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता है। तो ये सब इसमें वार्म अप में आता है। जो ताकि आप जब योग करें तो आपका कोई शरीर का जो कोई नस ना खींचे, ना मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव आए, किसी भी तरह कोई नुकसान ना हो आपको। इसके बाद जो है आपका जो है यूनिट नंबर 5 में आपका सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार करने के लिए अलग अलग आसन सजेस्ट किए गए हैं, बताए गए हैं। वो कौन कौन से आसन हैं, सूर्य नमस्कार आप कितने चरणों में कर सकते हैं, वो इस सब को हम इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे 5वीं में। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। इसके दैनिक अभ्यास से हमारे शरीर निरोगी, स्वस्थ और चेहरा ओजपूर्ण, यानी कि चेहरे पर एक चमक होती है। महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हों, वृद्ध, सूर्य नमस्कार सभी के लिए बहुत लाभदायक है। तो सूर्य नमस्कार के कौन कौन से जो चरण हैं, सूर्य नमस्कार के क्या फ़ायदे हैं, वो सारे आपको तैयार करने हैं इसके अंदर। तो सूर्य नमस्कार की जो उसमें चरण बताए गए हैं, तो 12 चरण हैं इसके, 7 अलग अलग आसन हैं इसके करने के। और इसमें जो है सूर्य नमस्कार से शरीर और दिमाग दोनों को फ़ायदा होता है। तो सूर्य नमस्कार करने का जो सबसे अच्छा समय है वो है सुबह का समय। दूसरा है सूर्य नमस्कार हमेशा खाली पेट करें। सूर्य नमस्कार जो है करते समय जो है मोटे सूती या ऊनी आसन बिछाना चाहिए। सूर्य नमस्कार करते समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कमर, पेट, गर्दन या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर डॉक्टरों से सलाह लें। सूर्य नमस्कार के जो फ़ायदे हैं वो हैं, आपके शरीर के सभी चक्रों को उत्तेजित करता है, आपके मन को शांत करता है और फोकस करने में मदद करता है कि आप किसी काम को करने में आप उस काम में फोकस करें। इस शरीर को सही आकार प्रदान करता है और यह एक कार्डियोवास्कुलर व्यायाम है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि फेफड़े जो आपके, सूर्य नमस्कार करने के जो आसन है वो मैं बता दूं आपको। इसमें लगभग 12 आसन दे रखे हैं। इसमें है प्रणाम आसन, हथोत्थान आसन, हस्तपाद आसन और स्वम संचालन आसन। थोड़ा संस्कृत के वर्ड इसमें जुड़े हुए हैं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन और ये स्वचल संचालन आसन और हस्तपाद आसन, हस्तोत्ताड़ासन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आसन है इसके, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं इसमें। इन सब के अलग अलग पोस्चर हैं तो उनके लिए तो अलग से आपको देखना होगा, पर मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। सूर्य नमस्कार के फ़ायदे मैं ऊपर भी लिख चुका हूँ, इसमें एक बार फिर से आप पढ़ लेना कि सूर्य नमस्कार के क्या फ़ायदे होते हैं। सूर्य नमस्कार से आपका शरीर जो है हष्ट पुष्ट बना रहता है। तो अगर ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन कि सूर्य नमस्कार से क्या फ़ायदे हैं, तो उसको आप डीपली लिखेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। आपके जैसे आपके शरीर को निरोगी बना रहा है, आपके शरीर को एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, आपके चेहरे पे उत्तेजना आ रही है, तेजपूर्ण चेहरा हो रहा है, बेहतर पाचन तंत्र हो रहा है और पेट से चर्बी कम हो रही है, यानी कि मोटापे में भी आपको मदद मिल रही है, मोटापा कम हो रहा है। शरीर का जो डिटॉक्स है वो भी सारा ख़त्म कर रहा है, यानी कि जो भी जहर है वो सब बाहर निकाल रहा है। सूर्य नमस्कार से चिंता और तनाव दूर हो रहा है आपका। सूर्य नमस्कार से आपका शरीर लचीला बन रहा है, लचीले बनने में मदद हो रही है। और रोज़ सूर्य नमस्कार से आपका जो मासिक धर्म में जो महिलाओं को होता है पीरियड्स, तो उसमें भी उनको राहत मिलती है। तो ये सारी की सारी इनको जो है आप अगर इनके बारे में पढ़ लेना। इसका जो मैं जो ये पूरी की PDF है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप इसको पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें। उसके बाद जो है इसमें जो 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 सी इसके फ़ायदे हैं वो सारे के सारे मैंने इसको अपने लिख दिए हैं यहाँ पर। तो ये जो वीडियो है बस अभी तक यहीं तक थी और आगे जो है 2 वीडियो और आएंगी अभी, उनमें भी आगे की यूनिट मैं कवर करवाऊँगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। आज पूरा सिलेबस हम आज कवर कर देंगे। ये आपका कल पेपर है तो उसकी तैयारी के लिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ते रहें और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।